Good evening, dear friends. Today we will study fourth lecture of the air conditioning. Air conditioning का हम लोग चौथा लेक्चर देखेंगे और टुडे एयर कंडीशनिंग विल फिनिश. आज एयर कंडीशनिंग फिनिश हो जाएगी. एंड वी हैव सीन बिफोर इट. इसके पहले हम लोग देख चुके हैं एयर कंडीशनिंग क्या होती है, डिफिनेशन क्या होता है, उस पर फार्मूले क्या होते हैं, न्यूमेरिकल क्या होते हैं, उसके टर्म क्या है, ये सब हम पढ़ चुके हैं. व्हाट इज द न्यूमेरिकल, व्हाट इज विच टाइप ऑफ द न्यूमेरिकल विल कम, एंड व्हाट इज टर्म, व्हाट इज साइकोमेट्रिक, एंड सो मेनी थिंग्स वी हैव सीन. हम लोग देख चुके हैं लास्ट क्लास में. एंड जो हम लास्ट क्लास में पढ़े हैं उसको हम थोड़ा हाई स्पीड से पढ़ाई करेंगे, रिवाइज करेंगे. एंड देन आफ्टर वी विल गो फ्रॉम नॉर्मल स्पीड. उसके बाद हम जहां से आज स्टार्ट हो जाएगा नया लेक्चर, वहां से हम नॉर्मल स्पीड से पढ़ाई करेंगे. फर्स्ट इफ एनीवन स्टूडेंट्स इज न्यू हु हैव नॉट सीन दैट लास्ट लेक्चर, जो कोई स्टूडेंट ऐसे नए हैं जो पिछले लेक्चर को नहीं देखे हैं और उनके लगेगा कि यह हाई स्पीड से गाड़ी चल रही है, इट इज रनिंग हाई स्पीड, हेंस फर्स्ट सीधी लास्ट लेक्चर. इसलिए हम पिछला लेक्चर देखेंगे एंड देन आफ्टर यू विल गेट वेरी इजीली, और आप उसको इजीली अंडरस्टैंड हो जाएगा और उसको रिवाइज करेंगे. देन आफ्टर इट विल लर्न, वो रिवाइज हो जाएगा और लर्न हो जाएगा. हेंस हियर फोर्थ लेक्चर ऑफ द एयर कंडीशनिंग हम वी हैव सीन साइकोमेट्रिक प्रोसेस. साइकोमेट्रिक प्रोसेस में सो मेनी थिंग्स वी हैव सीन. हमने क्या क्या देखे हैं. दिस इज द स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी line, this is specific humidity line, and this way it will go, specific humidity will increase. Here it is dry bulb temperature will increase this direction, and we have seen it is relative humidity line. क्या हम पढ़ चुके हैं, रिलेटिव ह्यूमिडिटी लाइन. सेचुरेशन कर इट इज 100% रिलेटिव ह्यूमिडिटी 5, इट इज 100% हियर. एंड एट रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100% वी हैव सीन, हम लोग देख चुके हैं. क्या क्या देख चुके हैं, ड्राई बल्ब टेम्परेचर, वेट बल्ब टेम्परेचर और ड्यू पॉइंट टेम्परेचर, तीनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं. वेयर एट सेचुरेशन कर्व पर. कहां पर, सेचुरेशन कर्व पर, जहां पर रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100% होती है. रिलेटिव ह्यूमिडिटी कितनी होती है, 100% होती है. दैट प्लेसमेंट, वहां पर क्या होता है, ड्राई बल्ब टेम्परेचर इक्वल टू वेट बल्ब टेम्परेचर इक्वल टू ड्यू पॉइंट टेम्परेचर, तीनों टेम्परेचर बराबर होते हैं. वेयर एट सेचुरेशन पॉइंट पर. और हम देखते हैं क्या, ए टू बी एंड बी टू सी. हियर वंस O to B temperature increases, sensible heating process at constant humidity process we have seen. And here suppose that O to A sensible cooling process we have seen. अब जब sensible heating process from A to B sensible heating process में क्या क्या इंक्रीज हो रहे हैं, क्या क्या बढ़ रहे हैं, रिलेटिव ह्यूमिडिटी दिस वे, रिलेटिव ह्यूमिडिटी दिस वे, एंड दिस वे रिलेटिव ह्यूमिडिटी. हेंस रिलेटिव ह्यूमिडिटी इट इज डिक्रीजिंग. रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होती है, डिक्रीज होती है. हियर सेंसिबल कूलिंग क्या होती है, सेंसिबल कूलिंग. टेम्परेचर इधर कूल होता है, ड्राई बल्ब टेम्परेचर डिक्रीज होता है. क्या होता है, ड्राई बल्ब टेम्परेचर यहाँ पर डिक्रीज होता है. डिक्रीज होने से क्या होता है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होता है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी विल इंक्रीज, रिलेटिव ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है. When we will go this way, then relative humidity will increase, and if we will go O to B process, then relative humidity will decrease. And then after again we will see dry specific humidity line. This way we have studied, this way is specific humidity line. Hence what will specific humidity line and specific volume line and wet bulb temperature line. specific volume line भी and wet bulb temperature line and wet bulb temperature line and enthalpy line. What will enthalpy, this direction O to B enthalpy will increase होगी. Either O to A enthalpy will decrease, enthalpy H wet bulb temperature and specific volume line will, तीनों जब इंक्रीज होगा, टेम्परेचर दिस साइड विल गो, इंक्रीज होगा, तब तीनों क्या होगी, दिस साइड विल, इट मींस क्या होगी, इंक्रीज होगा. तीनों इंक्रीज होगा. जब इस साइड आ जाएंगे टेम्परेचर क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा. जब टेम्परेचर डिक्रीज हो जाएगा तब क्या हो जाएगा, तीनों जो है डिक्रीज हो जाएंगे, माइनस कम हो जाएंगे. जब O to A आएंगे तो तीनों स्पेसिफिक वॉल्यूम लाइन, वेट बल्ब टेम्परेचर लाइन और क्या होगा, एंथैल्पी लाइन क्या होगी, दोनों इस साइड कम हो जाएंगे, इस साइड बढ़ जाएंगे. इट मींस O to B जाने पर इंक्रीज हो जाएगी, O to A जाने पर
डिक्रीज होगा। डियर फ्रेंड्स, टुडे इट इज रिवाइजिंग लेक्चर, इट इज नॉट फर्स्ट टाइम स्टडी, पहली बार पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, सेकेंड टाइम पढ़ रहे हैं। हेंस वी आर गोइंग टू द फास्टर स्पीड, इसलिए हम लोग फास्टर स्पीड से जा रहे हैं। और जहां पर हम नॉर्मल स्पीड से जाएंगे, जहां पर आज का लेक्चर स्टार्ट हो जाएगा, टुडे वी विल स्टार्ट लेक्चर फ्रॉम दैट प्लेसमेंट, वी विल गो टू द रन हाई लो स्पीड नॉर्मल स्पीड, वहां से नॉर्मल स्पीड से हम लोग पढ़ाई करेंगे। हेंस एंड क्या होते हैं, O2A जाने पर इस तरह से होगा। रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होती है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होती है, relative humidity if we will go O2B it means this way relative humidity क्या होगी, डिक्रीज होती है। relative humidity क्या होती है, डिक्रीज होती है O2B में। अब O2A आएंगे तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। और क्या हो जाएगा, रिलेटिव ह्यूमिडिटी हो जाएगी, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी हो जाएगी। और स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी तो विल कांस्टेंट होती है, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी विल कांस्टेंट है। ड्राई बल्ब टेम्परेचर यहाँ से यहाँ इंक्रीज हो रहा है, ड्राई बल्ब टेम्परेचर यहाँ से क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। सेंसिबल हीटिंग बढ़ रहा है और यहाँ पर सेंसिबल कूलिंग डिक्रीज हो रहा है। ये सभी प्रोसेस हम देख लिए। O2A ऊपर देख लिए। अब क्या हम जाएंगे O2C ले लेते हैं। O2C लेते हैं। O2C में क्या, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी हमारी क्या हो रही है, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी बढ़ रही है। क्या हो रही है, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी बढ़ रही है, इंक्रीजिंग। एंड O2D आने पर स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी O2D क्या हो रही है, कम हो रही है। और O2C जाने पर इंक्रीज हो रही है, बढ़ रही है। और हम क्या देखते हैं, रिलेटिव ह्यूमिडिटी दिस लाइन वे इट मींस क्या होते हैं, अगर O2 इस तरह से रिलेटिव ह्यूमिडिटी डिक्रीज होती चली जाती है, इट मींस ऊपर की हो जाएंगे तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी बढ़ जाएगी। इट मींस O2C जाएंगे, इसका मतलब O2C जाएंगे, रिलेटिव ह्यूमिडिटी 5 क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और जो क्या होता है O2D जाने पर रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, रिलेटिव ह्यूमिडिटी डिक्रीज हो जाएगी O2D जाने पर। इट मींस व्हेन वी विल गो फ्रॉम O2D देन रिलेटिव ह्यूमिडिटी डिक्रीजेस, व्हेन वी विल गो फ्रॉम O2C रिलेटिव ह्यूमिडिटी इंक्रीज हो जाएगी, रिलेटिव ह्यूमिडिटी बढ़ जाएगी। स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी O2C जाएंगे, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी बढ़ जाएगी, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी ओमेगा विल इंक्रीज हो जाएगा। O2D जाने पर स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी ओमेगा विल डिक्रीज होएगा। ड्राई बल्ब टेम्परेचर क्या होता है, ड्राई बल्ब टेम्परेचर इस तरह से लाइन होती है, यू हैव लर्नड, आपको ध्यान आता होगा, इस तरह से लाइन होती है ड्राई बल्ब टेम्परेचर लाइन। इट मींस क्या होगा, ड्राई बल्ब टेम्परेचर ऊपर जाने बढ़ जाएगा। O2C जाने पर ड्राई बल्ब टेम्परेचर बढ़ जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। और क्या बोलेंगे, O2D आने पर क्या होगा, ड्राई बल्ब टेम्परेचर, माय डियर टेल मी। O2D आने पर ड्राई बल्ब टेम्परेचर इस तरह से आएगा, डिक्रीज हो जाएगा, कम हो जाएगा। ड्राई बल्ब टेम्परेचर विल कांस्टेंट, एक मिनट, O2C और O2D में ड्राई बल्ब टेम्परेचर विल कांस्टेंट, ड्राई बल्ब टेम्परेचर विल कांस्टेंट and specific volume line this line O2C जाने पर specific volume will increase, O2D जाने पर specific volume will decrease। O2C जाने पर specific volume बढ़ जाएगा और O2D जाने पर specific volume कम हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। वेट बल्ब टेम्परेचर लाइन दिस लाइन विल बी वेट बल्ब टेम्परेचर लाइन, यू हैव लर्नड, आपको याद आता होगा पिछली क्लास में जो पढ़ चुके हैं। वेट बल्ब टेम्परेचर लाइन दिस लाइन होती है। और O2D आएगा, वेट बल्ब टेम्परेचर कम हो जाएगा। और जो है O2C आने पर वेट बल्ब टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा। O2C वेट बल्ब टेम्परेचर बढ़ जाएगा। और O2D आएंगे, वेट बल्ब टेम्परेचर कम हो जाएगा। और एंथैल्पी लाइनिंग इस तरह से होती है। एंथैल्पी लाइनिंग O2C जाने पर एंथैल्पी लाइनिंग बढ़ जाएगी, एंथैल्पी इंक्रीज हो जाएगी। O2D जाने पर एंथैल्पी डिक्रीज हो जाएगी, एंथैल्पी क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब आ जाते हैं O2E लाइन क्या होती है, O2E लाइन सेंसिबल हीटिंग, टेम्परेचर बढ़ रहा है, सेंसिबल हीटिंग एंड ह्यूमिडिटी बढ़ रही है, टेम्परेचर भी बढ़ रहे हैं, ह्यूमिडिटी भी बढ़ रही है। और विंटर में हम इसका यूज करते हैं हमारे यहाँ सर्दी के समय में, तो सर्दी अप्रॉक्सीमेट हम ले लेते हैं दिसंबर जनवरी फरवरी या दिसंबर जनवरी मान लेते हैं मेनली। जब विंटर हो जाती है तो हमको क्या रिक्वायरमेंट होती है कि एटमॉस्फेयर, हम अपने जो सराउंडिंग के टेम्परेचर, अपना क्लोज्ड स्पेस के टेम्परेचर को क्या बढ़ाएंगे, इंक्रीज करेंगे। तो सेंसिबल हीटिंग कर लेते हैं और ह्यूमिडिफिकेशन को बढ़ा लेते हैं फॉर ह्यूमन कंफर्ट के लिए, अपने कंफर्ट के लिए, अपने रूम का टेम्परेचर, स्पेस का टेम्परेचर, अपने जो सराउंडिंग, जो अपने पास वाला टेम्परेचर, जो इंक्लोज्ड स्पेस का आपको रिक्वायरमेंट होती है, उसका हम टेम्परेचर क्या बढ़ते हैं, सोचे हमको गर्मी मिल जाए, क्योंकि ठंडी लगती है, क्या लगता है,
ठंडी लगती है, जब एनीवन विल फीलिंग कूल, जब कोई लोग ठंडा फील करेंगे तो उसको रिक्वायरमेंट होगी क्या, गर्मी के लिए, तो आप उसका यूज करेंगे। इसमें क्या करेंगे, सेंसिबल हीटिंग करेंगे, एंड सेंसिबल हीटिंग और क्या करेंगे, ह्यूमिडिफिकेशन प्रोसेस करेंगे, सेंसिबल हीटिंग एंड ह्यूमिडिफिकेशन प्रोसेस करेंगे। एंड देन आफ्टर सपोज दैट गर्मी का सीजन आ गया, मई जून आ गया, सपोज दैट गर्मी का सीजन मई जून में आ जाता है, गर्मी जो हो जाती है, तो हमको क्या रिक्वायरमेंट होती है, कूल करने के लिए, क्या रिक्वायरमेंट होती है, कूल करने के लिए रूम का टेम्परेचर कूल रखेंगे और क्या करेंगे, ठंडा, इट मीन सेंसिबल कूलिंग कर देंगे, क्या करेंगे, सेंसिबल कूलिंग करेंगे। और क्या करेंगे, ह्यूमिडिफिकेशन, डी ह्यूमिडिटी को भी कम करेंगे, ह्यूमिडिटी को भी कम करेंगे, इट मीन सेंसिबल कूलिंग एंड डी ह्यूमिडिफिकेशन इन समर में अप्रॉक्सीमेट मई जून में ले लेते हैं, हमको गर्मी अधिक फील होती है, गर्मी होती है, इसलिए हम क्या करते हैं, कूलिंग करते हैं, अपने रूम का टेम्परेचर, क्लोज्ड प्लेस का टेम्परेचर क्या करते हैं, कूल करते हैं, और क्या डी ह्यूमिडिफिकेशन करते हैं। एंड देन आफ्टर सपोज दैट O2 दिस प्रोसेस, G प्रोसेस, सपोज दैट हम ले लेते हैं यहाँ पर O2G प्रोसेस हियर, सपोज दैट G प्रोसेस, O2G प्रोसेस जाते हैं, क्या होता है, O2G प्रोसेस, टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है, इट मींस कूलिंग। और डिजर्ट एरिया सपोज दैट अप्रॉक्सीमेट हम लेते हैं जहाँ बहुत अधिक गर्मी पड़ती है, वाटर बॉडी कम मिलती है, वहां पर क्या होता है, हमारा सेंसिबल कूलिंग हमको कराना होता है और ह्यूमिडिटी को भी बढ़ाना होता है, ह्यूमिडिफिकेशन भी करते हैं, सेंसिबल कूलिंग एंड ह्यूमिडिफिकेशन भी करते हैं जहाँ पर डिजर्ट एरिया हो जाती है। और दिस साइड यदि हम आते हैं तो सिंपल रिक्वायरमेंट होती है, वैसे तो रिक्वायरमेंट नहीं होती है, फिर भी हम देख लेते हैं, टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं और ह्यूमिडिटी डिक्रीज होती है, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी डिक्रीज होता है, दिस साइड विल गो O2H प्रोसेस विल गो, देन क्या होगा, टेम्परेचर इंक्रीज होगा और ह्यूमिडिटी डिक्रीज होगी, डीह्यूमिडिफिकेशन प्रोसेस होगा, दीज ऑल थिंग्स वी हैव स्टडी लास्ट क्लास, पिछले क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं, इसलिए हम लोग वी आर गोइंग टू फास्ट स्पीड से जा रहे हैं और इट हैज कंप्लीटेड, यहाँ पर आपका कंप्लीट हो जाता है साइकोमेट्रिक प्रोसेस में, ऑल द प्रोसेस आई हैव टीच हियर, यहाँ पर हमने सभी प्रोसेस को पढ़ लिए हैं। एंड देन आफ्टर वी आर गोइंग टू दी व्हाट इज एडियाबेटिक केमिकल ह्यूमिडिफिकेशन प्रोसेस। एडियाबेटिक प्रोसेस में हम लोग एडियाबेटिक केमिकल ह्यूमिडिफिकेशन प्रोसेस, एडियाबेटिक प्रोसेस में हम पढ़ चुके हैं, एंथैल्पी क्या होगी, एंथैल्पी क्या होगी, कांस्टेंट होगी। जब एंथैल्पी कांस्टेंट होगी तो हमारा वेट बल्ब टेम्परेचर कांस्टेंट होगा, क्यों, एंथैल्पी कांस्टेंट होगी तो वेट बल्ब टेम्परेचर विल कांस्टेंट, क्यों, क्योंकि एंथैल्पी लाइन और वेट बल्ब टेम्परेचर लाइन आपस में क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं। वेट बल्ब टेम्परेचर लाइन, दिस लाइन सपोज दैट वेट बल्ब टेम्परेचर लाइन और एंथैल्पी लाइन जो क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं, कब, एडियाबेटिक प्रोसेस में। और ह्यूमिडिफिकेशन, ह्यूमिडिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी, ह्यूमिडिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी है, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी क्या होगी, बढ़ रही है, ऐसा हम पढ़ चुके हैं, इसलिए गोइंग टू फास्ट स्पीड से इसलिए चल रहे हैं, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी बढ़ जाएगी। और हम क्या बोलते हैं, वेट बल्ब टेम्परेचर और एंथैल्पी तो कांस्टेंट हो गया। और क्या, स्पेसिफिक वॉल्यूम लाइन, स्पेसिफिक वॉल्यूम में थोड़ा इस तरह से इंक्लाइनेशन अधिक होता है स्पेसिफिक वॉल्यूम में, और वेट बल्ब टेम्परेचर एंड एंथैल्पी लाइन और वेट बल्ब टेम्परेचर तो पैरेलल होते हैं, यू नो दैट, आपको पता है। और क्या, स्पेसिफिक वॉल्यूम लाइन क्या होता है, स्पेसिफिक वॉल्यूम लाइन जो थोड़ा सा इंक्लाइनेशन अधिक होता है, इंक्लाइनेशन थोड़ा सा अधिक होने के रीजन से क्या होगा, इस तरह से हो जाएगा। इट मींस जब यहाँ A to B जाएंगे तब क्या हो जाएगा, इस तरह से, दिस वे, इट मींस स्पेसिफिक वॉल्यूम लाइन क्या होगा, इंक्रीज होगा, स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या होगा, इंक्रीज होगा, बढ़ जाएगा, स्पेसिफिक वॉल्यूम बढ़ जाएगा, यह दोनों कांस्टेंट हो जाएंगे। अब इस पर क्या होगा, अब रिलेटिव ह्यूमिडिटी देख लेंगे, रिलेटिव ह्यूमिडिटी इस पर 100% होती है, सैचुरेशन पॉइंट, सैचुरेशन कर्व होता है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी दिस साइड आ रहा है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी बढ़ रही है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी दिस लाइन होती चली जाती है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या हो रही है, बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही है, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी यहाँ पर कितना आया, फिर यहाँ से ऊपर चला गया, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। ड्राई बल्ब टेम्परेचर A to B आने में ड्राई बल्ब टेम्परेचर क्या हो गया, डिक्रीज हो गया, ड्राई बल्ब टेम्परेचर क्या हो गया, कम हो गया। और हमने एडियाबेटिक ह्यूमिडिफिकेशन प्रोसेस देख लिए, और हमको सपोज दैट सेकेंड प्रोसेस इसी में हम थोड़ा सा देख लेते हैं, क्या देखते हैं, एडियाबेटिक केमिकल डीह्यूमिडिफिकेशन प्रोसेस, यहाँ पर हम लगा लेते हैं डीह्यूमिडिफिकेशन प्रोसेस, सपोज दैट डीह्यूमिडिफिकेशन प्रोसेस जब कर लेते हैं, यहाँ पर चेंज कर दिए थोड़ा सा, सपोज दैट डीह्यूमिडिफिकेशन प्रोसेस हम कर लेते हैं, जहां पर आप मान लेते हैं डीह्यूमिडिफिकेशन प्रोसेस, इट मींस क्या होगा, ह्यूमिडिटी क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी, यहाँ पर ह्यूमिडिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। ह्यूमिडिटी डिक्रीज होने पर क्या चेंज हो जाएगा, हम B to A आ जाएंगे, B to A आ जाने से क्या इफेक्ट होता है हमको,
क्या इफेक्ट होता है, B2A जाने पर ड्राई बल्ब टेम्परेचर क्या हो गया, बढ़ जाएगा। अब ड्राई बल्ब टेम्परेचर क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी क्या हो गया, यहाँ से स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी व्हाट विल हैपन, डिक्रीजेज, एंड ड्राई बल्ब टेम्परेचर व्हाट विल हैपन, इंक्रीजेज। B2A आने पर स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी हमारी कम हो जाएगी। B2 ड्राई बल्ब टेम्परेचर क्या होगा, B2A आएंगे, ड्राई बल्ब टेम्परेचर बढ़ जाएगा। और क्या होता है, एंथैल्पी विल कांस्टेंट बिकॉज adiabatic process, adiabatic chemical process, enthalpy will constant, then wet bulb temperature क्या होगा, wet bulb temperature will constant, why, these are parallel to each other, ये दोनों के आपस में पैरेलल होते हैं। and specific volume line, this line will be specific volume line, this line will be, then specific volume line क्या होगा, what will happen, specific volume this line will be, and then after relative humidity क्या होगी, relative humidity this way, relative humidity क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। और स्पेसिफिक वॉल्यूम लाइन क्या हो गया, डिक्रीज, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी क्या होगा, डिक्रीज हो गया। ड्राई बल्ब टेम्परेचर क्या होगा, ड्राई बल्ब टेम्परेचर दिस वे, ड्राई बल्ब टेम्परेचर इंक्रीज हो गया। इस तरह से हमारे हो गए केमिकल डीह्यूमिडिफिकेशन प्रोसेस में। एंड देन आफ्टर हम क्या पढ़ लेंगे, एडियाबेटिक सैचुरेशन पॉइंट क्या होता है। जब हमारा कर्व दिस साइड की ओर जाएगा, सैचुरेशन कर्व की ओर जाएगा, तो एडियाबेटिक सैचुरेशन पॉइंट लेंगे। अब यहाँ पर इसको हटा देते हैं, यहीं पर या इसका समाप्त काम फिनिश कर देते हैं। Suppose that this process, adiabatic saturation process, here it is adiabatic saturation process, then it will go, this curve will go to meet the saturation point. This will go to the meet the saturation point, saturation point पे जब चला जाए adiabatic saturation point पे पहुंच जाएगा, B point पर आ जाएगा। यहाँ पर इसको हटा देंगे। नाउ बी पॉइंट पर आ गया, बी पॉइंट पर आ जाए। बी पॉइंट पर आ जाने से क्या इफेक्ट होता है, हमारा स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी होती है। जब हम ए टू बी जा रहे हैं, कहां से कहां जा रहे हैं, ए टू बी जा रहे हैं, एडियाबेटिक सैचुरेशन प्रोसेस, एडियाबेटिक प्रोसेस में एंथैल्पी विल कांस्टेंट। जब एंथैल्पी कांस्टेंट होगी तो हमारा वेट बल्ब टेम्परेचर क्या होगा, वेट बल्ब टेम्परेचर विल कांस्टेंट, वेट बल्ब टेम्परेचर क्या होगा, कांस्टेंट होगा। जब वेट बल्ब टेम्परेचर कांस्टेंट होगा, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी, स्पेसिफिक वॉल्यूम लाइन दिस वे, स्पेसिफिक वॉल्यूम लाइनिंग दिस वे, स्पेसिफिक वॉल्यूम लाइनिंग क्या होगा, इधर स्पेसिफिक वॉल्यूम लाइनिंग, हियर आई एम नोटिंग हियर this way, 1 second, suppose that this way, suppose that this way, this way, this way, this way, suppose that this way, I am writing this way, enthalpy lining, and what is specific volume lining, specific volume line this way increasing, this way increasing. It means here suppose that this way to this way, this way to this way, it is coming this way, this way, this way through this way. Specific volume line will decreases, specific volume line will decreases, and this will be constant. And specific humidity, what is specific humidity, specific this way and this way, specific humidity will increase, dry bulb temperature, this temperature to this temperature, dry bulb temperature क्या हो गया, डिक्रीज हो गया, ड्राई बल्ब टेम्परेचर डिक्रीज हुआ, रिलेटिव ह्यूमिडिटी हियर, एंड देन आफ्टर रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या हो गया, इंक्रीज हो गए। एट सैचुरेशन पॉइंट पर आ गया, क्या बोल दिया, सैचुरेशन पॉइंट पर क्या होता है, सैचुरेशन पॉइंट का क्या होता है, एनीवन विल टेल, कोई भी बता सकते हैं। सैचुरेशन पॉइंट पर बताया गया मैक्सिमम लिमिट होती है, उससे ऊपर कुछ नहीं होता। इट मींस 100% हो जाएगा। रिलेटिव ह्यूमिडिटी यहाँ पर कितना हो जाएगी, 100% हो जाएगी। यहाँ पर रिलेटिव ह्यूमिडिटी कितना हो जाएगी, फाई आपकी 100% हो जाएगी। और यही जब 100% हो गया तब क्या हो जाएगा, यही सैचुरेशन कर्व हो गया। यह क्या हो जाएगा, सैचुरेशन कर्व हो जाएगा। व्हाट विल हैपन, दिस इज सैचुरेशन कर्व। एट सैचुरेशन कर्व पर यू नो दैट, आप क्या जानते हैं, 3 थिंग्स। व्हाट विल हैपन, 3 थिंग्स क्या जानते हैं आप, ड्राई बल्ब टेम्परेचर इक्वल टू वेट बल्ब टेम्परेचर इक्वल टू ड्यू पॉइंट टेम्परेचर, तीनों क्या हो जाएंगे, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। कब, एडियाबेटिक सैचुरेशन कंडीशन में, एडियाबेटिक सैचुरेशन कंडीशन में। यह सब पढ़ चुके हैं। हेंस वी आर गोइंग टू फास्टर स्पीड, इसलिए हम लोग फास्ट स्पीड से चल रहे हैं।
और हम लोग क्या पढ़े हैं, सेंसिबल हीट फैक्टर। सेंसिबल हीट फैक्टर क्या होता है, सेंसिबल हीट फैक्टर हम लोग पढ़ चुके हैं। सेंसिबल हीट फैक्टर द रेशियो ऑफ सेंसिबल हीट टू द टोटल हीट, सेंसिबल हीट टू द टोटल हीट हम पढ़ चुके हैं। और सेंसिबल हीट फैक्टर के बारे में, सेंसिबल हीट कूलिंग, सेंसिबल हीट और हीटिंग, दो प्रोसेस होते हैं। सपोज दैट सेंसिबल हीट कूलिंग, सेंसिबल हीट कूलिंग एंड यहाँ पर नोट करते हैं, सेंसिबल हीट कूलिंग, सेंसिबल हीट कूलिंग। सेंसिबल हीट, सेंसिबल हीटिंग प्रोसेस, सेंसिबल हीटिंग प्रोसेस, सेंसिबल कूलिंग प्रोसेस। सेंसिबल हीटिंग प्रोसेस, सेंसिबल हीटिंग प्रोसेस में व्हाट विल हैपन, सेंसिबल हीट फैक्टर, व्हाट विल हैपन, सेंसिबल हीट फैक्टर। यस हम पढ़ चुके हैं। सेंसिबल हीटिंग प्रोसेस में क्या होता है, हीटिंग मतलब हीट हो जाएगा, क्या होगा, टेम्परेचर विल इंक्रीज, टेम्परेचर विल इंक्रीज, इट मींस B2A प्रोसेस, B2A प्रोसेस, सेंसिबल हीटिंग फैक्टर B2A प्रोसेस क्या हो गया, यहाँ पे इसे टेम्परेचर, ड्राई बल्ब टेम्परेचर दिस वे, सपोज दैट ड्राई बल्ब टेम्परेचर दिस वे, एनी टेम्परेचर दिस वे, टेम्परेचर एनी टेम्परेचर, इट मींस सेंसिबल हीटिंग प्रोसेस। and specific humidity will also increase, specific humidity will also increase, सेंसिबल हीट फैक्टर हीटिंग प्रोसेस। एंड क्या होता है, ए टू बी टू ए जा रहे हैं, बी टू ए जा रहे हैं, तो इट मींस क्या होता है यार, टेम्परेचर चेंज हो गया, इट मींस सेंसिबल हीटिंग हो गया, सेंसिबल हीट में हीटिंग। और यार टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ, टेम्परेचर हैज कांस्टेंट ओनली, इट मींस लेटेंट हीट, या क्या हो गया, लेटेंट हीट हो गया, यहाँ पर हम आएंगे लेटेंट हीट हो गया, और यह क्या होगा, सेंसिबल हीट हो गया, यहाँ से यहाँ जो सेंसिबल हीट हो गया और यहाँ से यहाँ जो लेटेंट हीट हो गया। तो हम लोग देख चुके हैं क्या सेंसिबल हीट फैक्टर क्या होता है हीटिंग प्रोसेस में, सेंसिबल हीट इट मींस H1 माइनस H3, H3 माइनस H1, here I can note here H3 minus H1, H3 minus H1 upon H3 minus H1, H3 minus H1, सेंसिबल हीट अपॉन लेटेंट हीट, टोटल हीट, टोटल हीट, टोटल हीट क्या है, टोटल हीट क्या है, लेटेंट हीट प्लस सेंसिबल हीट, सेंसिबल हीट प्लस लेटेंट हीट। सेंसिबल हीट कितना है, यह सेंसिबल हीट प्लस लेटेंट हीट दोनों ऐड कर देते तो हमको क्या मिलता है, H2 माइनस H1, H2 माइनस H1 हमको मिल जाता है, हमको क्या मिलता है, सेंसिबल हीट फैक्टर, सेंसिबल हीट फैक्टर या हीटिंग प्रोसेस में है, सेंसिबल हीट फैक्टर हीटिंग प्रोसेस में है। जब कूलिंग प्रोसेस में हो जाएगा दिस विल चेंज देन कूलिंग प्रोसेस में हो जाएगा, दिस विल चेंज देन कूलिंग प्रोसेस में हो जाएगा। आई एम चेंजिंग हियर अब हीटिंग प्रोसेस, अब नाउ हियर इट इज कूलिंग प्रोसेस में आ जाएगा, कूलिंग प्रोसेस में आ जाएगा, COO कूलिंग प्रोसेस में क्या आ जाएगा, एयर इट विल गो दिस वे, ए टू बी आ जाएंगे, ए टू बी आ जाएंगे, देन आफ्टर वही पहले क्या हो गया, लेटेंट हीट हो गया, फिर बाद में सेंसिबल कूलिंग हो जाएगा, सेंसिबल कूलिंग टेम्परेचर डिक्रीज हो जाएगा, और सेंसिबल हीट अपॉन लेटेंट हीट, सेंसिबल हीट क्या है, यही मिल जाएगा आपको, लेटेंट हीट टोटल हीट मिल जाएगा। सेंसिबल हीट फैक्टर, सेंसिबल कूलिंग फैक्टर में वही आ जाएगा, सेंसिबल कूलिंग फैक्टर यहाँ पर लिखा लेंगे, सेंसिबल कूलिंग फैक्टर दिखा देंगे, सेंसिबल हीटिंग फैक्टर दिखा देंगे। एंड देन आफ्टर वी हैव स्टडी, यह सब आप लोग पढ़ चुके हैं। नाउ अब वी विल गो टू दी बाईपास फैक्टर, यहाँ तक हम लोग पढ़ चुके हैं। अब नाउ आई एम इरेजिंग दिस, इफ एनीवन वांट टू टेक द स्क्रीनशॉट फॉर शॉर्ट कॉपी एंड शॉर्ट नोट वी हैव टू रिवाइज, ये रिवाइज कर सकते हैं पूरा प्रोसेस, और वह प्रोसेस थोड़ा सा हेडिंग तो आउट कर दिया गया, बस पहले यू हैव सीन आपको दिखा दिया गया, और वी हैव स्टडी यह सब कल हम पढ़ चुके थे, इसलिए हम केवल रिवाइज किए फास्ट स्पीड में। अब हम नाउ पढ़ेंगे बाईपास फैक्टर, व्हाट इज बाई पास फैक्टर हम लोग पढ़ाई करेंगे। हेंस आई एम इरेजिंग दिस, 1 सेकेंड। And dear friends, also when you are watching, after watching and are seeing, then after subscribes and share and like this, subscribe, like, share it, all things you know, no need to tell in for and different times, and all things is okay.
And be careful, take the smiling and do your work and get your target. अपना टारगेट अचीव करें स्माइलिंग एंड डूइंग द वर्क. And if you want to ask any problem, any question, then you can call. That number is given in the website and that site, that place. Yes, bypass factor. बाईपास फैक्टर यू नो सपोज दैट किसी पाइप में, कहीं पाइप मान लेते हैं, किसी पाइप में कोई पाइप है, यहाँ पर कोई पाइप में हम एयर फ्लो कराते हैं और यहाँ पर कोई कॉइल लगा देते हैं, कोई कॉइल लगाते हैं, हम एयर फ्लो कराते हैं, कोई कॉइल लगा देते हैं. तो कुछ जो है कि बी केयरफुल. बाईपास फैक्टर क्या होता है? व्हाट इज बाईपास फैक्टर? सपोज दैट दिस इज पाइप, सपोज दैट दिस इज पाइप और एनी पाइप, एनी कंडक्टर, एनी विल बी, हम यहाँ से कुछ एयर पास कराते हैं. सपोज दैट एयर, आप फ्लूइड भी पास करा सकते हैं, एयर ही पास कर देते हैं. सपोज दैट हम नोट करते हैं फ्लूइड, जिसका हम फ्लूइड पास कराते हैं, कोई एयर भी पास कराते हैं, हम यहाँ पर एयर भी नोट कर सकते हैं. वैसे एयर फ्लूइड में तो एयर और लिक्विड दोनों आ ही जाता है. यहाँ पर कोई पास कराते हैं, मान सपोज दैट 10 किलोग्राम हम पास कराते हैं, मान लेते हैं हम यहाँ पर सपोज दैट 10 केजी यहाँ से पास कराते हैं. इट मीन्स हियर इट इज नॉट कॉइल, यहाँ पर कॉइल नहीं है. क्या होगा, यहाँ से जब पास करें तो कुछ कॉइल से होकर जाएगा और कुछ कॉइल से बाहर से चला जाएगा. जो बाहर कुछ कॉइल से होकर जाएगा, कुछ कॉइल से होकर नहीं जाएगा. जो कॉइल से होकर नहीं जाएगा उसी को उसके डिवीजन में देख लेंगे तो कितना फैक्टर, कितना पार्ट जो है इससे पार्ट से नहीं होकर गया है, उसको हम बोल देंगे बाईपास फैक्टर. ने बाहर से निकल गया, आउटसाइड से निकल गया, इट हैज गो आउटसाइड, इट हैज नॉट पास टू दी कॉइल, कॉइल से पास नहीं, कॉइल से टच नहीं हुआ. सपोज दैट मान लो 10 किलोग्राम एयर हमने यहाँ पर भेज दिया, मान लेते हैं हम 10 किलोग्राम एयर इस पाइप में पास करते हैं और हमारा कॉइल से जो है कि टच होता है 8 किलोग्राम. यहाँ ऊपर नोट कर देते हैं, सपोज दैट दिस विल कम, दिस विल कम. इट मींस हियर सपोज दैट 8 किलोग्राम कॉइल से पास होता है, 8 किलोग्राम कॉइल से पास हो जाती है. और हम मान लेते हैं कि हमारा जो है 2 किलोग्राम जो है यह कॉइल से पास नहीं होती है. 2 किलोग्राम दिस वे निकल जाती है, दिस वे आउट हो जाती है, कॉइल से पास नहीं होता है. देन हमारा क्या होता है, बाईपास फैक्टर क्या होते हैं? बाईपास फैक्टर होता है हमारा बाईपास फैक्टर बीपीएफ. बाईपास फैक्टर हम यहाँ पर देखते हैं, जो एयर पास नहीं हुए 2/10, जो एयर पास नहीं हुए 2/10, इट मीन्स हमारा 0.2. इट मीन्स अगर परसेंटेज में लिखेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना मिल जाएगा, 20%. 20% बाईपास फैक्टर कितना हो गया, 20%. जो एयर हमारे कॉइल से पास नहीं हुए, जो एयर हमारे कॉइल से पास नहीं हुई है, इट मींस 2 किलोग्राम टोटल एयर से जितना हम भेजे, कितना पार्ट ऑफ फ्रैक्शन हो गया, पार्ट ऑफ फ्रैक्शन 20% या 0.2, जो कि पास नहीं हुई है, कॉइल से पास नहीं हुई, इट उसकी बाईपास फैक्टर. और इफिशिएंट कितना कॉइल से पास हुई है, 8% पास हुई है, 8 किलोग्राम पास हो चुकी है. और कितना आ रही थी, इफिशियंसी इसको बोलते हैं, इफिशियंसी या इफिशियंट बोल देते हैं. कितना हमारा जो है 8 किलोग्राम उससे पास हुई है, 10 किलोग्राम टोटल भेजे हैं, 0.10 आ जाएगा, 0.8. इट मीन्स अप्रॉक्सीमेट 80% हमारी इफिशियंसी हो गया. और बाईपास फैक्टर हमारा हो गया 0.2. और बाईपास फैक्टर बीपी या बाईपास फैक्टर प्लस इफिशियंसी इक्वल टू 1. ये फार्मूले हमारे होते हैं और कभी आवश्यकता पड़ सकता है. वी हैव टू लर्न, हमको लर्न कर लेना, लर्न होना चाहिए. वी हैव टू लर्न, हमको लर्न करना है. ठीक है, आपको सभी को लर्न करना है कि बाईपास फैक्टर और एफिशिएंसी इक्वल टू 1 होती है.
अब हम डिफिनेशन में देख लेंगे व्हाट इज डिफिनेशन। जो एयर हमारे कॉइल से पास नहीं होती है वह उसका फ्रैक्शन, कितने एयर हमारे कॉइल से पास नहीं हुई है उसको हम बोलेंगे बाईपास फैक्टर। द अमाउंट ऑफ एयर, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ एयर, द अमाउंट ऑफ लिक्विड, द अमाउंट ऑफ फ्लूइड विल नॉट पास, विच विल नॉट पास, जो पास नहीं होगा कहां से, कॉइल से पास नहीं होगा, दैट अमाउंट विल बी द फ्रैक्शन ऑफ दैट अमाउंट विल इज कॉल्ड जो बाईपास फैक्टर, is called bypass factor. It means bypass factor. What is bypass factor? It is the amount of fluid which will not pass by the coil, that is called by the fraction of the part will not part उससे जो पास नहीं होगा उसको हम बोल देते हैं बाईपास फैक्टर। इस तरह से हमारा बाईपास फैक्टर हो जाते हैं। और बाईपास फैक्टर को हम यहाँ बाईपास दो प्रकार से, हीटिंग कॉइल यूज करते हैं, जब हीट करना होगा तो हीटिंग कॉइल, कूल करना होगा तो कूलिंग कॉइल यूज कर लेंगे हम। सपोज दैट मान लीजिए हम इसी को इस तरह से बना लेते हैं, सिंपल तरह से यहाँ पर देख लेते हैं, दिस वे गोइंग ऑन दिस वे, सपोज दैट दिस वे, और यहाँ पर हम ले जाते हैं कोई एयर पास कराते हैं इस तरह कोई पास कर, सपोज दैट ये हीटिंग कॉइल है, क्या है हीटिंग कॉइल है, बाईपास फैक्टर हीटिंग कॉइल, यहाँ पर नोट कर सकते हैं, यहाँ पर बाईपास फैक्टर हीटिंग कॉइल, बाईपास फैक्टर फॉर हीटिंग कॉइल, हीटिंग सरफेस और कॉइल, हीटिंग सरफेस और कॉइल। क्या होता है बाईपास फैक्टर हीटिंग कॉइल? इट मींस यहाँ का टेम्परेचर T, सरफेस टेम्परेचर हम दे देते हैं, जो भी सरफेस टेम्परेचर हमको मिलता है, सरफेस टेम्परेचर, यहाँ का हम टेम्परेचर T1 टेम्परेचर मान लो भेज रहे हैं, यहाँ पर जो हीट पास हो जाएगी तो मान लेते हैं हमारा टेम्परेचर T2 हो जाएगा, टेम्परेचर T2 मान लीजिए हम क्या कर रहे हैं, हीटिंग कर रहे हैं, इट मींस कि इसका टेम्परेचर अधिक रहेगा तभी हीट होगा, इट मींस कि TS सबसे हाई रहेगा, T सरफेस टेम्परेचर बोल लेते हैं, या इसको हम T3 टेम्परेचर भी नोट कर सकते हैं, TS टेम्परेचर या T3 टेम्परेचर सबसे अधिक होगा। फिर यहाँ पर जो आएगी तो कम रहेगा, यहाँ पर टेम्परेचर क्या होगा, थोड़ा बढ़ जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, इट मींस कि इससे जो T2 थोड़ा सा कम रहेगा, इट मींस ये T1 जो है कि वेरी लेस रहेगा, तभी तो हम हीट कर रहे हैं, वी आर हीटिंग, T1 इज वेरी लेस, दैट इज द रीजन वी आर हीटिंग, इसलिए तो हम लोग इसको हीट कर रहे हैं कि हीटिंग कॉइल प्रोसेस है, हीटिंग प्रोसेस में हम लोग हीट कर रहे हैं, वी आर डूइंग हीटिंग, हम लोग इसीलिए हीट कर रहे हैं, हीट कॉइल हो जाए, बाईपास फैक्टर आ रहा, सरफेस बाईपास फैक्टर हीटिंग के लिए हो रहा है, हीटिंग कॉइल लगा दिए, और इस तरह से हमारा आ गया। और कितना हमारा होता है हीटिंग फैक्टर क्या होता है, सपोज दैट T1 टेम्परेचर इनकमिंग and the air of the temperature T1 incoming temperature and T2 outgoing temperature, and after passing through the coil, through the coil, here I can note here coil, heating coil, suppose that I can note here, this is name what is heating coil, this is known heating coil हो जाएगा, हम इसको हीट कर दें, हीटिंग कॉइल हो जाए, T1 टेम्परेचर एयर temperature and passing to the, after passing it is T2 temperature, and then after this way will be happen, T1 कम टेम्परेचर रहेगा, उसको थोड़ा जो हीट करेंगे तो बहुत हाई टेम्परेचर रहेगा, इट इज वेरी हाई, एंड जो आफ्टर ऑब्टेन करेंगे, जो हम ऑब्टेन करेंगे तो इससे तो कम ही ऑब्टेन करेंगे, कंप्लीट विल नॉट ऑब्टेन, कंप्लीट तो हम पूरा ऑब्टेन नहीं कर पाएंगे, एंड इट मींस T2 टेम्परेचर हो गया, T3 या TS सबसे वेरी हाई टेम्परेचर, उससे थोड़ा लो टेम्परेचर, कम टेम्परेचर, सबसे कम टेम्परेचर, इसको हम हीट करना है, जो एयर आ रही है, सपोज दैट एयर यहाँ से पासिंग करा रहे हैं, मान लेते हैं एयर या फ्लूइड कुछ भी पास कराएंगे, जो उनको हीट करना है, अपना जहाँ रिक्वायरमेंट जैसा होता है। अब कहाँ रिक्वायरमेंट होता है, जैसे कहीं कंपनी में जहाँ पर वर्क हो रहा था, अगर हीटिंग वाटर हमको बॉइलिंग वाटर को बाहर फेंकना है तो हम वहाँ पर कूलिंग कराएंगे, जहाँ पर कहीं पर हमको जैसे स्टीम इंजन में कहीं पर हमको बर्फ हीट कर करके स्टीम बना करके भेजना है तो वहाँ पर हीट सप्लाई करेंगे, हीटिंग कॉइल कर लेंगे, तो इस तरह से हमको रिक्वायरमेंट होती है। वेयर आई नीड देयर प्लेसमेंट हीट रिक्वायरमेंट, सपोज दैट स्टीम इंजन आर स्टीम सप्लाई वी रिक्वायरमेंट, देन फर्स्ट हीटिंग कॉइल we will use if where we do outside the sending outside the ending या unusable energy, then where we will supply the liquid that should cool, वहां पर कूल की जहाँ रिक्वायरमेंट हुई वहाँ कूल यूज कर लेंगे, जहाँ हीट की रिक्वायरमेंट हुई वहां पर हीट के यूज कर लेंगे, इस तरह से हमारा हो जाएगा बाईपास फैक्टर फॉर हीटिंग के लिए हो जाएगा। यहाँ पर हम नोट कर देते हैं फार्मूला, बाईपास फैक्टर फॉर हीटिंग के लिए क्या फार्मूला होता है, यहाँ पर टेम्परेचर T3 वेरी हाई, टेम्परेचर T3 इज वेरी हाई, T3 माइनस T2 ले जाएंगे, T3 माइनस T2 ले जाएंगे, एंड देन आफ्टर T3 वेरी हाई, T1 वेरी लेस, अपन हो जाएगा T3 माइनस T1 टेम्परेचर विल बी,
T1 टेम्परेचर विल बी बाईपास फैक्टर फॉर हीटिंग के लिए हो जाएगा। सिमिलरली अगर कूल के लिए रिक्वायरमेंट हो गया हमको सेंसिबल बाईपास फैक्टर फॉर कूलिंग के लिए यदि रिक्वायरमेंट होता है, इस तरह से हम यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पर देख लेते हैं कूलिंग के लिए बाईपास फैक्टर, आई एम इरेजिंग दिस, नो नीड टू राइट दिस, sorry, if you want to, sorry 1 minute, if you want to write then you can write here, 1 second, BP and efficiency, it has completely right. If anyone want to take the screenshot or if you want to take the right, and then after 2 seconds I am giving timing and then after I will do this, take the screenshot or pause video and then after write this. Yes, going to the erasing this, going to erase this. Dear friend, bypass factor for cooling, bypass factor, bypass factor, bypass factor, bypass factor for cooling. Bypass factor for cooling. Suppose that this coil, cooling coil, it means this temperature, surface temperature should cool very less. It means surface temperature T3 temperature very less, and here temperature air will come, that is suppose that T1 temperature, and where which air will go after passing, that is temperature T2 temperature. Suppose that this temperature and it is कूलिंग कॉइल, इट इज कूलिंग कॉइल टेम्परेचर, बाईपास फैक्टर आई एफ सॉल्विंग, हम लोग यहाँ बाईपास फैक्टर निकाल रहे हैं। और क्या हो रहा है यहाँ पर कूलिंग फैक्टर, इट मींस का टेम्परेचर कितना होना चाहिए, वेरी लेस होगा, और जो आएगी टेम्परेचर इसका टेम्परेचर वेरी हाई होगा, और जो थोड़ा कूल हो जाएगी, कूल होने के बाद जो टेम्परेचर मिल जाएगा यहाँ पर अपटेन हो जाएगा, आपको कुछ टेम्परेचर अपटेन मिल जाएगा, वेरी लेस हो जाएगा, या टेम्परेचर वेरी हाई हो जाएगा, इसका टेम्परेचर थोड़ा अधिक होगा। इसका मतलब क्या होगा, यह सबसे कम हो गया, इसका थोड़ा सा अधिक हो गया, या वेरी हाई हो जाएगा। T1 टेम्परेचर वेरी हाई, ओके, एंड T2 टेम्परेचर थोड़ा सा उससे कम रहेगा, और T3 टेम्परेचर वेरी लेस रहेगा, T3 टेम्परेचर वेरी लेस रहेगा, यहाँ पर होगा। और हम निकालेंगे फार्मूला, क्या देखेंगे यहाँ पर नोट कर लेते हैं, बाईपास फैक्टर फॉर कूलिंग कॉइल के लिए यहाँ पर नोट कर सकते हैं कूलिंग what is this temperature very less, T2 थोड़ा high, T2 minus T3 upon what is T3, T1 high, T1 minus T3, T1 minus
T3 temperature. This temperature will be, this formula will be bypass factor. Bypass factor for heating and bypass factor for cooling. This formula is important and it's come in examination. In competition examination, one question or 2 marks or 1 marks or somewhere it is 3 marks like this. State examination or anywhere, and some in the university examination, class examination, it's can come sometimes. Bypass factor for heating, bypass factor for cooling. This formula will be present here. And the next topic we will study effective temperature. What is effective temperature? I am erasing, and anyone want to take the right or anyone want to take the screenshot, then after I am giving the 2 second, 2 मिनट के लिए, 2 सेकंड के लिए. Yes, erasing this. Bypass factor heating, bypass factor cooling. It's a numerical. On this formula numerical comes generally, hence be careful. And a simple effective temperature. What is effective temperature? I am व्हाट इज इफेक्टिव टेम्परेचर क्या होता है? सपोज दैट मान लेते हैं हम अपना रूम का टेम्परेचर देखना चाहते हैं, हमको जितना रूम का टेम्परेचर रिक्वायरमेंट होता है, सपोज दैट हम मान लेते हैं 21 डिग्री सेंटीग्रेड रूम का टेम्परेचर रिक्वायरमेंट होता है. मान लेते हैं हमारा यह रूम है, मान लेते हैं हमारा यह रूम है, रूम का टेम्परेचर मान लेते हैं हमको 21 डिग्री सेंटीग्रेड रिक्वायरमेंट होता है. मान लेते हैं नॉर्मल टेम्परेचर 21 डिग्री सेंटीग्रेड हम मान लेते हैं कि रिक्वायरमेंट होता है. क्या हम अपने रूम का टेम्परेचर 21 डिग्री सेंटीग्रेड रख देंगे तो हमारे लिए इफेक्टिव टेम्परेचर होगा? यस या नो? नहीं होगा. बिकॉज हम इसमें और चीज देखेंगे. हमने स्टार्टिंग में जब पढ़े थे, क्या पढ़े थे? एयर कंडीशनिंग में 3 थिंग्स वी हैव सीन. 3 चीजों हम लोग देखे थे, 3 चीज हम लोगों ने देखा था. व्हाट इज देखा था? क्या क्या देखा था? टेम्परेचर तो मेंटेन करना, टेम्परेचर तो मेंटेन करता है, एयर रेफ्रिजरेटर मेंटेन कर लेता है, लेकिन हमको एयर कंडीशनिंग की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी? दिस इज द रीजन. इसका मतलब क्या है? हमको कुछ और चीज, 3 चीज होते हैं. क्या क्या होते हैं इसमें? जो हमने रूम का टेम्परेचर है, वेलोसिटी ऑफ द एयर, एयर की जो वेलोसिटी है उसके लिए भी मेजर किया जाता है. और क्या? ह्यूमिडिटी और प्योरिटी और टेम्परेचर, तीनों चीज मेजर होना चाहिए रूम का, तब हमारा हम इफेक्टिव टेम्परेचर माना जाएगा कि बस यस इट इज राइट, इफेक्टिव टेम्परेचर है, इतना होना चाहिए. इसका मतलब होता है हमको यहाँ पर तीनों चीज देखे. स्टार्टिंग में भी हम लोग पढ़ चुके हैं कि जब एयर कंडीशनिंग पढ़े तो हमको वेलोसिटी ऑफ द एयर, एयर की वेलोसिटी और ह्यूमिडिटी, प्योरिटी और टेम्परेचर, तीनों चीज मेंटेन होना चाहिए, तब हमारा इफेक्टिव टेम्परेचर माना जाएगा. इट मींस इफेक्टिव टेम्परेचर क्या होता है? इफेक्टिव टेम्परेचर फॉर ह्यूमन कंफर्टेबल, ह्यूमन कंफर्टेबल के लिए, ह्यूमन कंफर्टेबल के लिए जब तीनों कंडीशन सेम होती है तब इफेक्टिव टेम्परेचर माना जाता है. कैसे कैसे? जब when a body या human body या closed place या room temperature will effective temperature when comfortable for the purity, humidity and velocity of the air. then तीनों चीज जब सेम रहेगा, कंफर्टेबल रहेगा, तीनों चीज क्या रहेगा? कंफर्टेबल रहेगा, तब हम मानेंगे इफेक्टिव टेम्परेचर है. अगर मान लो हमारा 21 डिग्री सेंटीग्रेड रिक्वायरमेंट है, मान लेते हैं वी हैव सपोज 21 डिग्री सेंटीग्रेड इज अ रिक्वायरमेंट एंड इट इज ए फुलफिल, बट वेलोसिटी विल बिकम वेरी हाई, वेलोसिटी वेरी हाई रहेगी. जैसे सपोज दैट एयर कूलर चला लेंगे वेरी हाई स्पीड से तो आपको कंफर्टेबल नहीं मानेंगे, बिकॉज बहुत तेजी से एयर आएगी, बहुत तेजी से फोर्स वाइज एयर आएगी और डिस्टर्बेंस करेगी, सोने भी नहीं देगी. क्या नहीं? सोने नहीं देगी, डिस्टर्बेंस करेगी, तो वो कंफर्टेबल टेम्परेचर नहीं माना जाएगा, कंफर्टेबल रूम नहीं माना जाएगा. और अगर मान लेते हैं हम एयर भी आराम से चला लेते हैं, एयर भी इजीली चला लेते हैं, और यदि हमको कहीं से ओडोरस आ रहा है, कहीं क्या आ रहा है? ओडोरस, कहीं स्मेल बदबू आ रही है, गंदगी आ रही है, स्मेल बदबू आ रही है, तब भी हम कंफर्टेबल एयर नहीं मानेंगे, कंफर्टेबल एयर नहीं मानेंगे. जब कंफर्टेबल एयर नहीं मानेंगे, कंफर्टेबल एटमॉस्फेयर, वहाँ का रूम कंफर्टेबल नहीं मानेंगे, इसका मतलब इफेक्टिव टेम्परेचर नहीं मानेंगे. इट इज नॉट इफेक्टिव टेम्परेचर, इफेक्टिव टेम्परेचर हम नहीं मानेंगे.
It means effective temperature. What is effective temperature? That temperature we will get three things will comfortable like this temperature of the room या enclosed space. और क्या होता है velocity of the air in that space या closed space या room temperature are एंड प्योरिटी एंड ह्यूमिडिटी, ये सब तीनों चीज कंफर्टेबल रहता है, इफेक्टिव टेम्परेचर होगा। उसको हम इफेक्टिव टेम्परेचर डिफाइन करेंगे। अब कैसे डिफाइन करते हैं देख लेते हैं कि इफेक्टिव टेम्परेचर इज द टेम्परेचर फॉर ह्यूमन कंफर्टेबल व्हेन टेम्परेचर विद टेम्परेचर प्योरिटी एंड ह्यूमिडिटी एंड वेलोसिटी ऑफ द एयर विल कंफर्ट, देन दैट इज कॉल्ड इफेक्टिव टेम्परेचर। हमारा इफेक्टिव टेम्परेचर हो गया। इस तरह से हम डिफाइन कर लेते हैं। और क्या इफेक्टिव टेम्परेचर किस चीज पर उसको प्रभाव पड़ता है, इफेक्टिव टेम्परेचर में क्या क्या इफेक्ट होता है, कैसे कैसे होता है, उसके लिए हम देख लेंगे। और थोड़ा सा इसी तरह से अपना वी कैन राइट हम यहाँ पर देख सकते हैं, नोट कर सकते हैं क्या क्या होते हैं इफेक्टिव टेम्परेचर में। आपको क्लाइमेट चेंज होता है, जब सर्दी से विंटर, विंटर सर्दी से चेंज होता है, क्लाइमेट चेंज से इफेक्ट पड़ता है। और किससे इफेक्ट पड़ सकता है, किसी छोटे बच्चे के लिए अलग हो सकता है, बड़े लोगों के लिए अलग हो सकता है, एडल्ट के लिए अलग हो सकता है, और वुमेन बॉडी के लिए अलग हो सकता है, वुमेन बॉडी के लिए अलग हो सकता है, और सभी लोगों के लिए डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है। इसलिए हम यहाँ पर देख लेंगे क्या होते हैं। इट्स ए डिफिनेशन आई हैव टोल्ड, आई थिंक नो नीड टू राइट। इफ यू वांट टू राइट देन अगेन आई एम टेलिंग यू कैन राइट, because effective temperature is the temperature, effective temperature is the temperature for human comfort, effective temperature is the temperature for human comfort or at a room temperature or at enclosed space temperature, right? At enclosed space temperature, when temperature of the enclosed place, velocity of the enclosed place, velocity of the air of enclosed place, and purity of the enclosed place, air of the enclosed place, and humidity, when three things will be effective comfort, then we will tell the effective temperature of the body, effective temperature of the body we will tell. And then after factor affecting on the temperature, effective temperature पर कौन कौन फैक्टर इफेक्ट डालते हैं, फैक्टर अफेक्टिंग ऑन द इफेक्टिव टेम्परेचर, यहाँ पर हम नोट कर देते हैं। यहीं पर आप I am writing here factor affecting effects on effective temperature, effective temperature कौन कौन से फैक्टर्स इफेक्ट ऑन इफेक्टिव टेम्परेचर, कौन कौन से फैक्टर्स इफेक्ट डालते हैं इफेक्टिव टेम्परेचर पर, आप पर देख सकते हैं। हम फर्स्ट ले लेते हैं क्लाइमेटिक चेंजेस, क्लाइमेटिक जो चेंज होता है, क्लाइमेट चेंज होता है, कैसे कैसे चेंज होता है हम उसके बारे में देख लेते हैं। क्लाइमेट चेंज से क्या इफेक्ट होता है, सपोज दैट हम इसमें हमारे पास मान लेते हैं विंटर है, सपोज दैट मान लेते हैं विंटर जब गर्मी आएगी तो हम लोग उनको सोचेंगे कि हम क्या विंटर का एक कंफर्टेबल टेम्परेचर था, विंटर एक कंफर्टेबल टेम्परेचर था। जब सपोज दैट गर्मी आ जाएगी, गर्मी के बाद जब फिर सीजन चेंज हुई तो हम लोग क्या सोचेंगे, गर्मी एक कंफर्टेबल टेबल थी, बहुत अधिक गर्मी नहीं सह सकते, बहुत अधिक ठंडी भी नहीं हम बियर कर सकते हैं। हेंस जब सपोज दैट कि विंटर जब सर्दी विंटर जाती है और गर्मी आती है तो विंटर का जो लास्ट स्टेप वाला होता है अप्रॉक्सीमेट हम मान लेते हैं फरवरी का महीना, तो हम बोलते हैं कंफर्टेबल है, क्या है कंफर्टेबल है। लेकिन फिर आफ्टर सम टाइम आ जाएगी गर्मी, आ जाएगी गर्मी के बाद फिर जब गर्मी जाएगी तो मान लें हम कंफर्टेबल है। इट मीन्स क्या होता है, व्हेन द चेंज ऑफ द सीजन देन सम टाइम्स कम दैट इज फॉर कंफर्टेबल temperature and that time you comfortable effective temperature will comfortable like this। जब सीजन winter temperature is lower than the summer temperature, winter temperature comfortable हम temperature मान लेते हैं 20 डिग्री
20 डिग्री सेंटीग्रेड विंटर टेम्परेचर कंफर्टेबल। और जब उसके बाद गर्मी आ जाती है, गर्मी का तो 21.6 डिग्री टेम्परेचर जो है कंफर्टेबल टेम्परेचर होता है। कंफर्टेबल टेम्परेचर क्या होता है? विंटर का। हियर क्या हम आई एम राइटिंग विंटर, विंटर हियर आई एम राइटिंग समर। हमारे क्या होता है जो विंटर का टेम्परेचर होता है, विंटर का टेम्परेचर हमारे लिए जो होता है, क्लाइमेट जब चेंज हो रहा है, व्हेन क्लाइमेट इज चेंजिंग देन विंटर टू समर, देन विंटर climatic temperature is lower temperature comfortable and summer temperature is higher temperature is comfortable for human body. That is climatic changes and small changes for old human body and small children, that is age, old age, child age. What is difference? Women of the childhood. Second I am changing here. First it is climate change, second I am writing here. First climate change, second age changes. एज इंक्रीज डिक्रीज होती है यार। ये आई एम ओल्ड एज, चाइल्ड एज, ओल्ड एज, चाइल्ड एज, इफेक्टिव टेम्परेचर, टेम्परेचर इफेक्टिव टेम्परेचर, ओल्ड एज, चाइल्ड एज, इफेक्टिव टेम्परेचर क्या क्या होते हैं? द टेम्परेचर ऑफ द इफेक्टिव टेम्परेचर फॉर ओल्ड एज एंड चाइल्ड एज दैट इज सेम एंड फॉर एडल्ट एज विल बी मोर। वेट एडल्ट एज के लिए थोड़ा अधिक टेम्परेचर होता है इफेक्टिव टेम्परेचर, सॉरी मिस्टेक, ओल्ड एज, चाइल्ड एज एंड ओल्ड एज के लिए इफेक्टिव टेम्परेचर थोड़ा अधिक होता है, क्योंकि वो बच्चों पे होता है। जब सीजन चेंज होती है थोड़ा टेम्परेचर कम अधिक होता है, उनको अधिक इफेक्ट पड़ जाता है। यदि अधिक वृद्धावस्था के लोग उन पर भी टेम्परेचर कम अधिक होता है, अधिक इफेक्ट पड़ जाता है। लेकिन एडल्ट बॉडी जो होती है, एडल्ट बॉडी अपने को थोड़ा मेंटेन कर लेती है, एडल्ट बॉडी अपने को थोड़ा मेंटेन कर देती है। यदि टेम्परेचर गर्मी हो गया, थोड़ा ठंडा हो गया, तभी अपने को थोड़ा मेंटेन कर लेती है एडल्ट बॉडी। और लो बॉडी जो होती है वह नहीं मेंटेन कर पाता है, और जो है कि वुमेन जल्दी मेंटेन नहीं कर पाती हैं आपके लिए। हेंस ओल्ड एज एंड चाइल्ड एज के लिए, ओल्ड एज और चाइल्ड एज के लिए, फॉर ओल्ड एज एंड चाइल्ड एंड वुमेन द इफेक्टिव टेम्परेचर इज मोर, इफेक्टिव टेम्परेचर इज मोर एंड एडल्ट के लिए लेस देन द इफेक्टिव टेम्परेचर, एडल्ट के लिए लेस देन द इफेक्टिव टेम्परेचर। हम मान लेते हैं, सपोज कुछ मान लेते हैं कि ओल्ड एज एंड चाइल्ड एज के लिए 24 डिग्री मान लेते हैं हमारा है जो है कि कंफर्टेबल टेम्परेचर। तो हमारा क्या है एडल्ट के लिए, एडल्ट के लिए क्या आपका कंफर्टेबल टेम्परेचर हो जाएगा, मान लो 21 डिग्री कंफर्टेबल टेम्परेचर हुआ, 21 डिग्री सेंटीग्रेड कंफर्टेबल टेम्परेचर हुआ, नो इफेक्ट ऑफ दी। वुमेन के लिए, तीनों के लिए जो हमारा इफेक्टिव टेम्परेचर कितना होता है 24, थोड़ा अधिक होता है, थोड़ा अधिक। हम आई एम टेलिंग लाइक दिस टू अंडरस्टैंड इट इज क्वांटिटी बट स्मॉल, थोड़ा अधिक होता है। किस लिए? ओल्ड एज के लिए एंड चाइल्ड एज के लिए सम इफेक्टिव टेम्परेचर मोर एंड एडल्ट के सम इफेक्टिव टेम्परेचर इज लेस होता है। And then after we will study effective temperature and then after we will study kind of activity, suppose that anywhere it is normal, कोई आराम से पढ़ाई कर रहा है, कोई जो वहाँ डांस कर रहा है, कोई वहाँ पर और फिजिकल वर्क कर रहा है, तो उसके लिए इफेक्टिव टेम्परेचर अलग अलग होता है, उसके लिए इफेक्टिव टेम्परेचर अलग अलग होता है। इट मीन्स एक्टिविटी डिपेंड ऑन द इफेक्टिव टेम्परेचर डिपेंड ऑन द एक्टिविटी। एक्टिविटी क्या होती है? एक्टिविटी यदि कोई डांस करता है, ये इफेक्टिव टेम्परेचर डिपेंड ऑन द एक्टिविटी। एक्टिविटी पर क्या इफेक्ट पड़ता है? यदि कोई फिजिकल वर्क करता है या और कोई डांस करता है, उसके लिए इफेक्टिव टेम्परेचर लोअर टेम्परेचर होना चाहिए, उसके लिए इफेक्टिव टेम्परेचर कैसा होना चाहिए? कम होना चाहिए। सपोज दैट मान लेते कोई फिजिकल वर्क कर रहा है और फिर या डांस कर रहा हुआ एसी में गया, तो उसके लिए 20 डिग्री सेंटीग्रेड या 20 डिग्री सेंटीग्रेड कंफर्टेबल टेम्परेचर रहेगा। अब वहां पर कोई रेस्ट ले रहा है, आराम है, कोई कुछ भी काम नहीं कर रहा है, नो एनीवन डूइंग दी अदर वर्क, उसके लिए इफेक्टिव टेम्परेचर कितना होगा?
22 डिग्री सेंटीग्रेड इफेक्टिव टेम्परेचर होगा, बिकॉज इट इज मोर इट्स अधिक टेम्परेचर पर कंफर्टेबल रहे। ये अभी डांस कर आए, फिजिकल एक्सरसाइज करवाते हैं, ही हैज डन फिजिकल एक्सरसाइज, दैट इज एक्टिविटी, इट मींस एनर्जी इनकी बॉडी से अधिक रिलीज हो रही है, तो इनको लोअर टेम्परेचर से फार कंफर्टेबल के लिए अधिक गर्मी बॉडी में हो रही है, इट इज going to heat, hence lower temperature will requirement to the effective temperature। and और हम एक डेंसिटी का इफेक्ट पड़ता है, फोर्थ किसका इफेक्ट पड़ता है, डेंसिटी का। डेंसिटी का क्या इफेक्ट पड़ता है, डेंसिटी का क्या इफेक्ट पड़ता है। मान लेते हैं इस रूम में कोई एक सिंगल रूम है, रूम में छोटे रूम में जो देख लेते हैं कोई एक दो लोग हैं सपोज दैट, वहाँ डेंसिटी कम है, तो वहाँ पर जो टेम्परेचर आप रहेगा कंफर्टेबल टेम्परेचर, मान लेते हैं हमारा कंफर्टेबल टेम्परेचर, मान लेते हैं कंफर्टेबल टेम्परेचर यहाँ पर अगर सपोज दैट 22 डिग्री सेंटीग्रेड है कंफर्टेबल टेम्परेचर, कहाँ पर, जहाँ डेंसिटी कम है, 2 पर्सन है इस रूम में, सपोज दैट दिस रूम 2 पर्सन प्रेजेंट, देन टेम्परेचर इफेक्टिव टेम्परेचर 22 डिग्री सेंटीग्रेड है, 22 डिग्री सेंटीग्रेड है। अब जब यहाँ पर और 10 पर्सन और प्रेजेंट हो जाएंगे तो उनकी बॉडी से अधिक हीट रिलीज होगी, उनकी बॉडी से अधिक हीट रिलीज होगी, आउट होगी। इट मींस क्या होगा, इसका टेम्परेचर इसको अब कम करना पड़ेगा, नहीं तभी टेम्परेचर मेंटेन होगा, अदरवाइज इट विल बी नॉट मेंटेन। इसका मतलब यह मेंटेन नहीं हो पाएगा। जब हमको इसमें डेंसिटी अधिक बढ़ जाएगी, डेंसिटी अधिक आ जाएंगे और पर्सन लोग आ जाते हैं यहाँ पर, तो हमारे बॉडी से अधिक हीट रिलीज होती है, अधिक हीट निकलती है, इट मीन्स रूम का टेम्परेचर बढ़ जाता है। रूम का टेम्परेचर क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। इट मीन्स व्हेन वी नीड टू इसका टेम्परेचर कम करना है, एसी हम लगाकर इसका टेम्परेचर कम कर लेंगे। अब है इसी जहाँ पर इसी प्लेस में यहाँ पर अगर पेशेंट और लोग आ गए, पर्सन लोग आ गए, यहाँ पर ले लेते हैं, मान लो 10 पर्सन आ गए, 10 पर्सन हो गए। अब हमको इफेक्टिव टेम्परेचर कितना रिक्वायरमेंट हुआ, हियर 22 डिग्री रिक्वायरमेंट, हियर 18 डिग्री रिक्वायरमेंट हुआ, कम टेम्परेचर होना चाहिए। आई एम गिविंग द क्वांटिटी टू अंडरस्टैंड, हम यार क्वांटिटी दे रहे हैं अंडरस्टैंड के लिए, काउंटिंग को कुल देखिए 18 डिग्री सेंटीग्रेड 20 डिग्री सेंटीग्रेड, बट डिपेंड ऑन द दैट एटमॉस्फेयर, वहाँ का एटमॉस्फेयर क्या, कितना बड़ा रूम है, क्या कैसे कंडीशन, उस पर डिपेंड करेगा। हम यहाँ पर टू अंडरस्टैंड, आई एम टेलिंग टू अंडरस्टैंड, यहाँ पर हम अंडरस्टैंड के लिए यहाँ को बोल दिए हैं, क्या बोल रहे हैं कि डेंसिटी यदि बढ़ जाएगी तो हमारा इफेक्टिव टेम्परेचर क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। इफेक्टिव टेम्परेचर डिक्रीज हो जाएगा व्हेन, जब डेंसिटी विल इंक्रीज एट ए रूम आर एनीवेयर प्लेस का। और फॉर ह्यूमन, लास्ट टॉपिक हम देख लेते हैं, फॉर ह्यूमन बॉडी के लिए कितना जो है ड्राई बल्ब टेम्परेचर, कितना जो है वेट बल्ब टेम्परेचर है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी होना चाहिए। हम एक बार इस तरह चार्ट देख लेते हैं, आई एम 1 सेकेंड, इफ यू वांट टू इंडिकेट एंड राइट देन आफ्टर आई विल इरेज आफ्टर 1 minute, if you want to write or take the video to pause and then after 1 minute I will erase this.